दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शाकिर रज़ा ख़ान है और आप इस वक्त देख रहे हैं इनकलाब समाचार। इनकलाब समाचार पर आज हमारे साथ में अफजल फ़ारूकी साहब मौजूद है। एनसीपी के नेता है और एनसीपी के नेता होने के साथ साथ सोशल वर्कर भी है। बहुत अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है, काफ़ी सालों से सियासत में है और काफ़ी सालों से सियासत में बड़े पदों पे रहे हुए हैं। इससे पहले भी अफजल फ़ारूकी साहब को आपने अलग अलग चैनलों पे देखा है, सुना है। चुनाव के दौरान में बहुत ज़्यादा आपने इनको सुना भी है और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हम उनसे आगे की बात करें उससे पहले हम उनका तारुफ़ करते हैं, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं कि वो इस वक्त में क्या ज़िम्मेदारियाँ संभाल रहे हैं एनसीपी में। अफजल भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और वक्त के साथ साथ आज चूँकि आप बाहर जा भी रहे थे, हमारा इंटरव्यू शेड्यूल होने की वजह से आपने अपना टूर कैंसिल किया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ लाए उसके लिए शुक्रिया आपका। अफजल भाई, हमारे दर्शकों की तरफ से हम आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या जिम्मेदारियां हैं पार्टी की आपकी तरफ में। सबसे पहले नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुझे प्रदेश का उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है और साथ ही साथ मैं यवतमाल ज़िले का निरीक्षक भी हूँ। यवतमाल के अंदर में पार्टी को कैसा बढ़ाया जाए इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है जी। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इनकलाब चैनल का, आज आपने मुझे बुलाया, इस लायक समझा, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अफजल भाई, सबसे पहले तो अभी जो सरकार बनी है तो जो आपकी पार्टी का एक दूसरा विंग है अजीत दादा पवार, वहाँ से जो सांसद गए हैं उनके बीच की खींचातानी पर आपका क्या कमेंट रहेगा? देखिए, ये सवाल तो उनसे करना चाहिए। नहीं, आप लेकिन सियासत का सवाल है तो फिर चूंकि वो आपके रंग में रंगे बसे लोग हैं, आप ही ने की पार्टी ने उनको सियासी ज़मीन दी है और सियासी ज़मीन में सालों आपकी पार्टी ने उनको लेके चला है। देखिए, पवार साहब ने अपनी टीम को हमेशा से संभाल के रखा जी। अजीत पवार साहब ने बगावत किया जी। बगावत करने के बाद 4 सीट उनको मिली जी। इस बात से आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि इनकी हैसियत एनडीए में क्या है। जी। और 4 सीट के बाद बड़ी मुश्किल से 1 सीट निकली जी। सुनील तटकरे साहब की। जी। वो वाकई अच्छे आदमी हैं, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ। जी। तो उन्हें मंत्री पद देना चाहिए था। जी। भले ही वो एनडीए के साथ हैं लेकिन मैं जानता हूँ सेकुलर माइंड हैं, तो देना चाहिए था उनको। और बीजेपी ने उनको नहीं दिया या दिया भी होगा, मैंने तो कई चैनलों के माध्यम से ये सुना कि उनको देने की बात चल रही थी जी। लेकिन विदर्भ के एक नेता जो कि एनसीपी के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हैं जी, अपने गोंदिया के प्रफुल्ल भाई पटेल जी, प्रफुल्ल भाई पटेल के प्रेशर में नहीं दिया गया। अच्छा। शायद प्रफुल्ल भाई चाह रहे होंगे जिस तरीके से ईडी का मामला उनका ख़त्म हुआ जी, वो क्लीन हो गए जी, तब उनको मंत्री पद मिलना चाहिए। अच्छा। तो इस वजह से उन्होंने रंगा डाला, क्योंकि मुझे कल मैंने चैनल पे देखा है कि अजीत दादा से किसी ने पूछा जी, तो अजीत दादा ने यहीं से बधाई दिया। ओके। एनडीए की सरकार बनी है, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। ओके। और हम लोग मिलकर तो खबरें तो ये भी आ रही थी कि अजीत दादा जो है नाराज़ है और देवेंद्र भाई उनको मनाने गए हैं करके। देखिए, नाराज़ से ऑर्डर आया है तो देवेंद्र फडणवीस को मनाने जाने की ज़रूरत पड़ी है। अब ज़मीन तो मुझे नहीं लगता है कि अजीत दादा के पास कुछ बचा है। मतलब ये जो फूट पड़ी और ये बगावत इनको ख़त्म कर गई इस पॉलिटिकल ज़मीन से, सियासी ज़मीन ख़त्म हो गई जैसा आपने अभी कहा। वही बता रहा हूँ मैं कि खुद की वाइफ की सीट को नहीं चुना पाए, उनके जितने भी विधायक हैं सारे के सारे आमदार 80% आमदार आज राष्ट्रवादी कांग्रेस के संपर्क में हैं। ओके। क्योंकि उन्हें मालूम है, गए थे वो, हाँ जो गए थे जी, उनको ये मालूम है कि मराठवाड़ा के अंदर में, पश्चिम महाराष्ट्र के अंदर में जी, दोबारा वापस विधानसभा का चुनाव शरद पवार साहब के बगैर नहीं चुना जा सकता है। हाँ, ये साबित भी कर दिया इन्होंने। अच्छा। है ना जी। तो ज़मीन तो उनकी बची नहीं है।
अब वो नाराज़ हैं, उनको मनाने की चेष्टा की जा रही है। तो ये तो खैर एक ये होता है, फॉर्मेलिटी होती है। फारूक भाई, आपने अभी ये कहा कि सेकुलर माइंडसेट है अजीत दादा पवार का, भले से एनडीए में के साथ है, लेकिन चूंकि शिवसेना के भी टुकड़े हुए और शिवसेना से जब शिंदे साहब वहाँ गए तो उन्होंने तो सीधा सीधा कहा कि हमारा सेकुलरिज्म में दम घुट रहा था, हम हिंदुत्ववादी है और बीजेपी के साथ जो है वो हमेशा हिंदुत्ववादी ही हो सकता है। तो फिर उनके बकौल है, उनके स्टेटमेंट, बीजेपी के साथ जो भी है वो हिंदुत्ववादी ही हो सकता है, सेकुलर हो ही नहीं सकता। तो फिर अजीत दादा कैसे सेकुलर रह जाएंगे वहाँ? देखिए शाकिर भाई, आप जानते हैं ये किस परिस्थिति में अजीत दादा वहाँ गए? ब्लैकमेलिंग की। अगर इन पर ईडी वीडी का मामला नहीं होता जी तो ये जाते थे नहीं। नवाब मलिक जैसा आदमी, हाँ, वो हसन मुशर्रफ जैसा आदमी, जी, जो कि कभी बीजेपी में जाने के लिए सोच भी नहीं सकता या उसके गठबंधन में, जी, इसके ऊपर इन्होंने इतना प्रेशर डाला, ये ईडी का डर बता के। अगर ये ईडी के ज़रिए ये लोग प्रेशर नहीं डालते तो कहीं जाने वाले नहीं थे। जी। और अजीत दादा थोड़ा सा, मैं पर्सनली जो जानता हूँ, थोड़ा सा उनके अंदर में ईगो है जी, लेकिन वो काम करने वाले आदमी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये नहीं कि है वहाँ से हट गया तो मैं बुराई करूँगा। उस आदमी में एक चीज़ है कि एक तो टाइम का बहुत पाबंद है। एक मरतबा की बात है, रवि भवन में तमाम प्रदेश के पदाधिकारी को 6:15 बजे बुलाया गया था। हम लोग 5 मिनट लेट हो गए, 6:20 में पहुँचे तो हमने देखा कि अजीत दादा तैयार हैं और हम सब पे नाराज़ हुए कि 5 मिनट की तुमको अहमियत नहीं है, 5 मिनट से क्या होता है। तो वो आदमी इस बात में पंक्चुअल है, ओके, है ना। लेकिन ज़बान बहुत सारी चीज़ों पर निर्भर करता है और वो चीज़ जो पवार साहब के अंदर में है वो चीज़ अजीत दादा के अंदर में नहीं है। ओके, पवार साहब के अंदर में बहुत सलाहियत है, वो सबकी बात को सुनते हैं, अजीत दादा में नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अजीत दादा भी जल्द से जल्द राष्ट्रवादी के इस गठ में आ जाएंगे जिस गठ। तो फिर जो केसेस के चलते या जिस दबाव के चलते गए थे, फिर वो वापस से केसेस नहीं खुलेंगे? केस तो ख़त्म हो गया, थोड़ी बहुत बचा है, वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, ये अच्छा है, नेताओं का मतलब जुर्म जो है वो धुल जाता है, आम आदमी का जुर्म नहीं धुलता है। ये हिंदुस्तान की सियासत की एक बड़ी विडंबना है। ये बीजेपी ने शुरू किया कि हमारे यहाँ ये हमारी वॉशिंग मशीन में धुलाई धुलाई कीजिए, फिर लॉन्ड्री में प्रेस हो या आयरनिंग होके फिर चले जाइए। बीजेपी ने शुरू किया जी। आप देखिए ना, उठा के पूरा हिस्ट्री है। हाँ हाँ, इन्होंने जिस पर प्रेशर डाला वो सारे लोगों को अपने पास लाए, लाने के बाद उनको सबको क्लियर कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल का पूरा एक ब्लॉक्स पूरा सील था। आप देखिए अभी प्रफुल्ल पटेल क्लियर हो गए। तो ये सब ऐसे नहीं गए, ईडी के प्रेशर की वजह से, इनकम टैक्स के प्रेशर की वजह से ये सब लोग जा रहे हैं और यही काम करना है इनको। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इन प्रेशर की वजह से ही अजीत दादा गए वहाँ। तो अफजल भाई ये बताइए कि जैसा अभी आप अपोजिशन में हैं, इंडिया अलायंस जो है अपोजिशन में है, इस बार भी अपोजिशन में रह के वो अपोजिशन देखने मिलेगा या फिर जैसा चुपचाप से 150 सांसद को बाहर कर दिया गया और 150 सांसद आके बाहर सिर्फ काले झंडे दिखाते रह गए, बाकी और कुछ कर नहीं पाए, तो वैसा ही होगा? क्योंकि दबाव तो बाकी जो है उन पर रहेंगे ही ना। पहले जो एनडीए के ख़िलाफ़ में जो इंडिया गठबंधन नहीं था जी, कांग्रेस पार्टी के पास 50-52 सीटें थी जी, 56 सीट थी। अभी एनडीए के ख़िलाफ़ में पूरा इंडिया गठबंधन है, 234 उसके सांसद हैं जी, और वो पूरा जहाँ जहाँ ये गलत काम करेंगे उसके विरोध में हम लोग खड़े रहेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जो है ये 232 जो सांसद है, 232-36 जो भी है, इनको एकजुट रहने देंगे क्या? देखिए इंडिया गठबंधन जो है एकजुट रहेगा। अच्छा, हाँ, ये कितना भी कोशिश कर लें आप, समाजवादी पार्टी उनके 37 सांसद हैं, उनको कौन तोड़ेगा। इसी तरीके से ममता बनर्जी के 30 सांसद हैं, उनको कौन तोड़ेगा। आरजेडी के 4 हैं, उनको कौन तोड़ेगा, है ना। तो ये सब जितने हैं एक जगह इकट्ठा रहेंगे। एनसीपी के 8 सांसद हैं, शिवसेना का अपना 9 सांसद है, तो इनको तोड़ना आसान नहीं है। टूटेंगे तो मुझे लगता है कि सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू, हाँ, क्योंकि मुस्लिम आरक्षण पे उन्होंने साफ साफ अपना रुख जाहिर कर दिया है। उनके बेटे ने कह दिया अभी इंटरव्यू में, हाँ, मुसलमानों का जो आरक्षण है वो
लागू रहेगा। अगर ऐसा होता है तो फिर तो मोदी जी की पूरी राजनीति पलट जाएंगी। अब पलटने दीजिए ना, क्योंकि मोदी जी की राजनीति पलटने के लिए दोनों बैठे हैं। क्योंकि मोदी जी की राजनीति ही सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत पे है। हाँ, नफ़रत का ही बेस है उनका। हाँ। आज नफ़रत के बेस की वजह से ही आज ये हालत हुई है। हाँ। आज मुसलमान जो थोड़ा बहुत जाता था, जो कांग्रेस को छोड़कर 2-5% वोट जाते थे बीजेपी को, वो भी नहीं गए इस बार। वो ये जानते थे कि अगर हमने बीजेपी को किया तो नागपुर से तो मुसलमानों के वोट लेने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा सरमायादार लगाई थी ना, सरमायादार एक एजेंट भेजी थी। मुझे बताइए वो सरमायादार की हैसियत क्या, पॉलिटिकल क्या उनकी पहचान? बट लेकिन जैसे उनके वीडियो, जैसे उनके भाषण निकल के सामने आए तो उसने तो नागपुर में जो 20-20, 30-30 साल से आप जैसे जो सीनियर पॉलिटिशियंस है उनके ऊपर अपने आप को दर्शाने की कोशिश की है। भाई पैसे के बदौलत अगर आप 100 करोड़ में कौन को चेक में दे दूंगा 200, कभी आप लोग ने क्यों नहीं बोला ऐसा कि मतलब आप लोग के पास ताकत नहीं थी क्या वैसा देने की? नहीं, पैसा तो हराम का पैसा नहीं है ना। अच्छा, अगर आपका हलाल का मतलब पैसा अगर है, आपके नेता काम नहीं करे तो गारंटी के तौर पे आप लोगों ने क्यों नहीं बोला कभी ऐसा कि नेता अगर काम नहीं करेंगे तो मैं घर बेच के पैसे दे दूंगा? भाई बोलना अलग है, जब उनके नेता ही बोलते हैं कि हम इस बात को जुमलाबाजी समझें। हाँ। हमने 15 लाख की जो बात की थी उसको इलेक्शन जुमलाबाजी, तो उनको मालूम है उनकी जुमलों की पार्टी है। तो अब जिनका नाम बोल रहे हैं उनका नाम लेके मैं उनको बड़ा नहीं करना चाहता। नहीं, नाम तो लेना ही नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि छोटे लोग उनको छोटे ही रहने दो। हाँ, तो अब उन्होंने कहा, उनके नेता ने कहा जुमलाबाजी, तो उन्होंने कहा कि अगर आपका काम नहीं होगा तो हम अपना घर बेच के काम करेंगे। हाँ। देखिए, एक काम जो बहुत अच्छा काम किया था उन्होंने, जब ऑक्सीजन की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए जो भी किया, एक इंसानियत के नाते वो काम वहीं तक करते थे, तो बहुत अच्छी बात थी। लेकिन आप अपने फ़ायदे के लिए अगर किसी के आप बिजनेस पार्टनर हैं, मेरा भी बिजनेस पार्टनर हाँ कोई दूसरा हो सकता है, बिल्कुल हो है सकता है, बिल्कुल। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हम अपनी आइडियोलॉजी के साथ समझौता करेंगे। बिल्कुल नहीं। हाँ, हम अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य होगा जी, मेरा पार्टनर है, मेरा बैचमेट है, जो कि आज भारतीय जनता पार्टी के, मेरा जो रूममेट था वो भारतीय जनता पार्टी में आज वो आरएसएस में काम करता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम समझौता कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो सबसे बड़ी बात है हमारी कौम को देखना है, जिस कौम ने आज मुझे सम्मान दिया या हम लोगों को सम्मान दे रही है। अरे हमें तो ये समझना सबसे बड़ी बात है कि ये लोग इस बात का ये नहीं है इनको कि भाई इज़्ज़त और ज़िल्लत का देने वाला अल्लाह है, बेशक। और ये सोचते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की वजह से हम एमएलएज या एमपी बनेंगे। नहीं, अगर हमारी किस्मत में अगर होगा, मैं अपनी भाषणों में भी कहता हूँ, जयंत पाटिल साहब के सामने मेरी भाषण थी तो उस वक्त मैंने कहा कि साहब हमें डर किसी का नहीं, अल्लाह के अलावा हम किसी से डरते नहीं। ठीक है, तो कपिल सिब्बल साहब ने तो संसद में गई थी ये बात। हाँ। कि आपको गलतफहमी कि मुसलमान आपसे डरता है। मुसलमान किसी से डरता नहीं है, बोले सिवाय अल्लाह से। कुछ लोगों के दिमाग में ये बात है मुसलमानों के, देने वाला बोले ये है, ये हमें चाहे तो एमएलए या एमपी बनाए। बखुदा मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी के अंदर में भी रहकर जहाँ मुझे लगता है कि गलत हुआ है, जैसे विधानसभा के इलेक्शन के वक्त मैंने बहुत विरोध किया था इस बात के लिए कि मुसलमान विदर्भ के अंदर में 62 सीट है, 62 सीट में से एक सीट भी मुसलमानों को टिकट नहीं दी गई। क्यों नहीं यहाँ से मध्य नागपुर से टिकट दिया जा रहा है, क्यों नहीं पश्चिम से दिया जाए? अरे आप कहते हो ना सेकुलर हो, मैंने ये बात रखी थी कि कांग्रेस के सामने में कि आप कहते हो कि हम सेकुलर हैं, तो आप चुना के बताओ ना, आरएसएस के गढ़ से एक मुसलमान को चुना के बताओ। आप पूर्व नागपुर से एक मुसलमान को चुन के बताओ, पश्चिम नागपुर से एक मुसलमान को चुन के बताओ, तो हम कहेंगे सेकुलर आपको। आपने ये जो बात कही, इस पर अशरफ खान का ये इल्ज़ाम है कि ये जब मुसलमान की बारी आती है तो सारे के सारे जो कांग्रेस में हैं वो नेता सब अपोज हो जाते हैं, जब इनकी बारी आती है तो सब एक दूसरे के साथ हाथ मिला के, हाथ ऊपर करके फ़ोटो खिंचाते हैं। देखिए, वो मुझे लगता है कि इलेक्शंस के बाद की बात, वो 2019 के इलेक्शंस के बाद में मैंने भी इस पर बहुत सारे कमेंट्स किया था जी। और कि मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग जो कि पूरा विरोध कर रहे थे कांग्रेस के इलेक्शन में, विधानसभा के इलेक्शंस में, वो सारे के सारे विरोधी जो है एक जगह जमा हो गए, जमा के ये बताया कि हम इकट्ठा हैं। देखिए, कांग्रेस की एक पॉलिसी रही, हम किसी से डरते वरते नहीं हैं जी, समझा, क्योंकि देने और दिलाने वाला शख्स एक ही है, बेशक अल्लाह है, जिसको अल्लाह हम लोग कहते हैं, जिस पर यकीन है हमारा, है ना। तो हम लोग
देना, अगर उन अल्लाह की मर्ज़ी होगी तो कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता। आज जो हमारी पहचान है वो पहचान इस वजह से है कि हम मुसलमान हैं, है ना। और अपनी कौम की बात को हम नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? जाहिर सी बात है। अगर अपनी बात को हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आज हमारी पहचान तो इसी वजह से है ना। तो अगर कोई ये कहे कि भाई कांग्रेस का मुसलमान या राष्ट्रवादी का मुसलमान खामोश हो गया, तो हम लोग खामोश होने वाले नहीं हैं। हमें जहाँ लगता है कि तो अभी जो विधानसभा चुनाव की बात आने वाले हैं, आने वाले कुछ महीनों में अभी विधानसभा चुनाव है महाराष्ट्र के, उसको लेकर के एनसीपी का क्या मुस्लिम क्षेत्र में ये रहेगा काम, या कोई ऐसे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स नज़र में हैं जो मुसलमान नुमाइंदगी कर सकते हैं या उनको टिकटें दी जा सकती है? नुमाइंदा करने की बात है तो आप तो ये समझ लीजिए कि किसी को भी टिकट दीजिए आप। हम तो अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, आप सेकुलर हैं अपने आप को कहते हैं। अरे लीडर बनाया जाता है ना। हाँ। लीडर तो बनाया जाता है, नेता हम ठीक है, हम समाज कार्य कर रहे, हम राजकारण कर रहे, आप हमें मौका दीजिएगा तभी तो हम चुनाव लड़ेंगे ना। तो आप पहले टिकट तो दीजिए। आप पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि भाई ये आदमी चुन के आएगा नहीं आएगा, ये डिसाइड करने वाले आप कौन हैं? मामूली से मामूली आदमी इस बार चुनाव जीत कर आया है। भाई जो आपकी बात है उसका एक कॉन्टेस्ट मैं आपके सामने रखता हूँ। मेरा जो अपना तजुर्बा है या ऑब्जर्वेशन है ये कहता है कि हमारे यहाँ पे कोई भी चुनाव जब आता है, चाहे वो कॉर्पोरेशन का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, 2 महीने पहले बहुत सारे नेता पैदा होते हैं। सफ़ेद कपड़े पहन के दावतों में आना जाना शुरू कर देते हैं। 5 रुपये स्क्वायर फीट के फ्लैक्स के ऊपर में फ़ोटो पे टंगना चालू हो जाते हैं, इसकी मुबारकबाद, उसकी मुबारकबाद, उसकी मुबारकबाद। एक चुनाव से दूसरे चुनाव के बीच में 5 साल ज़मीन पे काम करते हुए हमने आज तक कभी किसी को नहीं देखा। लेकिन पार्टियों से टिकट की उम्मीद में वो 2 महीने पहले पैदा होते हैं। तो अब 2 महीने पहले जो बरसात की मेंढक की तरह आया है वो उस पर पार्टियां भरोसा नहीं करती, कहीं इसकी वजह ये भी तो नहीं है? देखिए ये तो हमारी बदकिस्मती है, हम राजनीति लॉन्ग टर्म हम काम ही नहीं करना चाहते, हम राजनीति से दूर हैं। जी, आपने बहुत अच्छा कहा है कि ये 2 महीने पहले मेढक की तरह, बरसाती मेढक की तरह आते हैं और चले जाते हैं। जी, देखिए लगातार हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आज पॉलिटिक्स जो है वो हमारे दूध का फैसला करती है। जी, हमारे अनाज का फैसला करती है कि दूध का रेट क्या होना चाहिए, अनाज का रेट क्या होना चाहिए, ये इसका फैसला पॉलिटिक्स करती है।